हम 30 जनवरी 2024 सेशन 2 के क्वेश्चंस को आपके सामने रख रहे हैं। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर दी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5, x प्लस 2y प्लस लेमडा स्क्वायर जेड इक्वल टू 9 और x प्लस 3y प्लस लेमडा जेड इक्वल टू म्यू। आपको म्यू और लेमडा की वैल्यू निकालना है और फिर बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, यानी वही क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। तो आपको देखो, ये चीज़ आपको हमने पहले भी पिछले वीडियो में भी आपके डिस्कस कर चुके हैं कि यदि आपके पास 3 लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं 3 वेरिएबल के, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल d2 और a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल d3। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ x y z के हम एक डिटरमिनेंट बनाएंगे, उसको बोलेंगे डेल, और डेल नॉट इक्वल 0 करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, यूनिक सोल्यूशन आएगा। फॉर इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन के लिए क्या होगा, डेल एक्स, डेल वाई और डेल जेड तीनों आपस में इक्वल टू 0 हो जाएंगे। डेल एक्स डेल वाई क्या है, डेल एक्स में क्या करेंगे हम, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा उसको हम कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस करेंगे। डेल वाई में कोफिशिएंट ऑफ वाई को हम कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे और डेल जेड में कोफिशिएंट ऑफ जेड को हम कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे और फिर वो आएगा इक्वल 0 आया तो हम बोलेंगे वो इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। यूनिक सॉल्यूशन और इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन दोनों मिलकर क्या होते हैं, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और फॉर नो सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, डेल इक्वल 0 होगा और साथ में कम से कम एक डेल एक्स डेल वाई डेल जेड नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। इसी नो सॉल्यूशन को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो देखें भाई, आपके पास इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 3 इक्वेशन दिए गए हैं। पहले हम निकालेंगे डेल, निकालेंगे इसका। तो डेल क्या हो जाएगा, इसमें डेल हो जाएगा डेल इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड को हम डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे 1, ये हो जाएगा 1, ये 1 हो गया, ये 1 2 और ये लेमडा स्क्वायर, ये हो गया 1 3 और ये लेमडा। इसको हम सॉल्व करेंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे। ये चलो इसको हम सॉल्व कर लें तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 1, ये हो जाएगा 2 लेमडा माइनस 3 लेमडा स्क्वायर माइनस 1 लेमडा माइनस लेमडा स्क्वायर और प्लस 1, ये हो जाएगा 3 माइनस 2। अब यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 लेमडा माइनस 3 लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 1 और ये बन जाएगा माइनस 2 लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस 1। और यदि हम इक्वल टू 0 कर दें इसको तो ये हो जाएगा 2 लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा माइनस 1 इक्वल टू 0। और यहाँ पे हम लेमडा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, लेमडा इक्वल टू आएगा 1 और ये आएगा -1/2। तो लेमडा की वैल्यू आ गई। डेल इक्वल 0 करने पे लेमडा क्या आ गया, इसका मतलब आपका रिजल्ट क्या मिला कि यदि डेल इक्वल टू 0 होगा तो लेमडा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 और -1/2 मिल जाएगी। एक पार्ट ये मिल गया। अब सिमिलर हम क्या निकाल लें, डेल एक्स निकाल लें। तो डेल एक्स क्या करेंगे, डेल एक्स को हम निकालेंगे तो कोफिशिएंट जो है एक्स है उसको हम ये कांस्टेंट टर्म क्या इसमें दिया है 5 9 म्यू, इससे हम रिप्लेस करेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स को। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 9 और म्यू, बाकी एच डी रहेगा 1 2 3 और ये हो जाएगा 1 लेमडा और ये हो जाएगा आपका लेमडा स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या मिलेगा आपको, यहाँ से आप निकालेंगे डेल एक्स निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे लेमडा की वैल्यू 1 तो है, हम लेमडा की वैल्यू यहाँ से 1 और हाफ पुट कर सकते हैं। यदि हम लेमडा इक्वल टू 1 पुट करें लेकिन म्यू अननोन, तो इसके लिए हम पहले म्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ज़रा, लेमडा वाई पहले हम निकाल के देखें क्या आता है। लेमडा वाई में क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ वाई को हम कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे तो ये मिल जाएगा आपके पास, ये तो 1 1 1 है, ये हो जाएगा आपका 5 9, ये हो जाएगा म्यू हो जाएगा 1 लेमडा, ये हो जाएगा आपका ये लेमडा स्क्वायर, ये क्या होगा लेमडा होगा। अब यदि यहाँ पे हम लेमडा इक्वल टू 1 पुट कर दें, लेमडा इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 1 1 5 9 म्यू,
ये 1 1 1, यानी ये दोनों देखें आपका फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम हो गया, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई 0। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका डेल वाई कितना आ गया 0 आ गया। कब आ गया 0? जब लेमडा इक्वल टू 1/2 हो गया। अब हम लेमडा जेड निकाल रहे हैं, तो लेमडा जेड क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ जो जेड है वो कांस्टेंट से रिप्लेस होगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 1 1, ये हो जाएगा 1 2 और 3, ये हो जाएगा 5 9 और ये म्यू। अब यदि हम इसको सॉल्व करें, चलो इक्वल टू 0 करके सॉल्व करते हैं इसको। इक्वल 0 करके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 1, ये हो जाएगा 2 म्यू -27 -1, ये हो जाएगा म्यू -9 और +5, ये होगा 3 - 2 = 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 म्यू -27 म्यू +9 +5 = 0। तो ये हो जाएगा म्यू इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 14 हो गया, ये 13, मतलब म्यू इक्वल कितना आ गया, ये 13 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो डेल जेड है ये इक्वल टू यदि हम 0 ले रहे हैं तो आपके पास म्यू की वैल्यू क्या मिल रही है, 13 मिल रही है। अब यहाँ पे क्या करें, अब हम देखें डेल वाई देखें, तो डेल वाई देख रहे हैं या डेल एक्स देखें पहले, तो डेल एक्स में हम लेमडा इक्वल टू यहाँ 1 पुट कर रहे हैं और म्यू मिल गया, तो यहाँ पे हम क्या करें, म्यू इक्वल टू 13 भी पुट कर दें, तो देखो ज़रा क्या आ जाएगा ये। यदि यहाँ पे हम म्यू इक्वल लेमडा इक्वल टू 1 और म्यू इक्वल 13 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 5 9 13, ये 1 2 और 3, ये होगा 1 1 और 1। अब यदि हम इसको 0 करके सॉल्व कर लें तो देखें ज़रा क्या आ रहा है, यहाँ ये आ रहा 5, ये आ रहा 2 - 3 -1 9 - 13 और ये हो जाएगा +1 27 माइनस ये हो जाएगा आपका 26। तो ये कितना जा रहा है, ये आ रहा है इक्वल टू -5 +4 +1, देखो ये भी 0 आ गया, यानी डेल एक्स भी 0 आ गया, डेल वाई भी 0 आ गया, डेल जेड भी 0 आ रहा है। यानी आपका जो पूरा रिजल्ट आया वो रिजल्ट क्या हो गया, वो रिजल्ट हो गया, तो हम लिख सकते हैं फॉर डेल इक्वल टू डेल एक्स इक्वल टू डेल वाई इक्वल टू डेल जेड, ये इक्वल टू क्या आ गए, 0 आ गए। ये 0 कब आ गए, जब आपने यहाँ पे क्या पुट कर दिया है, यहाँ पे फॉर लेमडा इक्वल टू 1 और म्यू इक्वल टू 13, यानी आप बोल सकते हो कि इस केस में क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट, ये आपको कंसिस्टेंट सॉल्यूशन मिलेंगे। अब यदि हम इस ऑप्शन की बात करें तो देखें ज़रा, ऑप्शन मैच करें यहाँ पे, तो इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन वेयर लेमडा इक्वल टू 1 और म्यू इक्वल 13। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फर्स्ट ऑप्शन है, यानी आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है, स्टेटमेंट जो दिया हुआ है फर्स्ट ही है ना, हाँ, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है आपका, ये करेक्ट है। अब हम आगे चेक करें फॉर, तो इनफाइनाइटली के लिए हो गया। अब फॉर हम नो सॉल्यूशन के लिए चेक करें तो क्या होगा, देखें फॉर नो सॉल्यूशन, यदि हम नो सॉल्यूशन के लिए देखें तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि डेल इक्वल टू 0 और क्या होता है, एटलीस्ट डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड, इसमें से कोई एक 0 ना हो। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि भाई डेल इक्वल टू 0 है तो लेमडा इक्वल टू 1 तो आएगा यहाँ से, क्योंकि डेल इक्वल टू 0 करें लेमडा इक्वल टू 1 आ रहा है। और हम यदि यहाँ पे देखें और आपका जो डेल जेड है ये नॉट इक्वल 0 कब आएगा, जब आप लेमडा इक्वल 1 पुट करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, म्यू नॉट इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये 13 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस सिस्टम गिव्स नो सॉल्यूशन या इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन व्हेन लेमडा इक्वल टू 1 और म्यू इज नॉट इक्वल टू 13। अब देखें फॉर, अब हम चेक कर लें फॉर इनफाइनाइट फॉर यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए तो क्या आपके पास क्या कंडीशन होती है, यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन होती है कि डेल इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो डेल इज़ नॉट इक्वल टू 1 ले लें।
अब डेल इज नॉट इक्वल टू 1, दैट इज सफिशिएंट कंडीशन। डेल नॉट इक्वल टू 1 नहीं, वैल्यू क्या है, ये वैल्यू डेल है आपका नॉट इक्वल 0 करेंगे तो लैम्डा आएगा, लैम्डा नॉट इक्वल टू 1, तो लैम्डा नॉट इक्वल टू 1, तो आपके पास सिर्फ यही सफिशिएंट कंडीशन हो गई आपके पास यूनिक सोल्यूशन के लिए। म्यू की ज़रूरत है ही नहीं, हम लिख सकते हैं बट नो नीड ऑफ म्यू। यानी आप ये ऑप्शन देखें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, इसमें ऑप्शन चेक करें, यदि हम सब ऑप्शन निकाल लिए हैं तो सिस्टम ऑफ इनकंसिस्टेंट ये भी ट्रू हो गया, सिस्टम ऑफ कंसिस्टेंट लैम्डा इक्वल टू 1 और म्यू इक्वल टू 13 ये भी हो गया। ये आ गया, देखो सिस्टम हैज़ यूनिक सॉल्यूशन इफ़ लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 1 और म्यू, क्योंकि म्यू की ज़रूरत तो है नहीं, सिर्फ हम लैम्डा देखेंगे यहाँ पे, तो ये आपका ऑप्शन सही लग रहा है कि लैम्डा नॉट इक्वल टू 1, तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा 4 आएगा, इसका आंसर फर्स्ट का आंसर 4 आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2 लेट इक्वेशन क्या दिया है 3 sin अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 sin अल्फा माइनस बीटा एंड ए नंबर k विद सच दैट tan अल्फा इक्वल टू k tan बीटा। यानी आपको इन फॉर्म लाना है इसको, tan अल्फा इक्वल टू k tan बीटा का फॉर्म लाना है और आपको फिर k की वैल्यू बताना है, यानी आपको साइन को tan में कन्वर्ट करना है। तो देखें इसके लिए हमें क्या करें, बेटर होगा कि जब इस टाइप का फॉर्म दिया गया हो तो इसको हम अरेंज करते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू हो जाएगा 2/3। तो देखें ये दोनों आपको दो रेशो मिल गए जो प्रोपोर्शनल हैं। तो देखें यहाँ पे जब a/b इक्वल टू c/d मिले आपको, तो इसमें हम लगा देते हैं डिविडेंडो कंपाउंड रूल। ये क्या होता है, ये होता है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, इसको बोलते हैं डिविडेंडो और कंपाउंड रूल। तो ये अप्लाई करने में आपका क्वेश्चन ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा a प्लस बी साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू हो जाएगा ये 2 + 3 अपॉन 2 - 3। अब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं हम, देखो ये साइन सी साइन डी का फॉर्म है, तो आपको फॉर्मूला मालूम है साइन सी प्लस साइन डी ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2, और बिल्कुल सिमिलर साइन सी माइनस साइन डी ये हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2, ये आपको मिल जाएंगे। ये फार्मूला अप्लाई कर दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 करेंगे तो सिर्फ बचेगा अल्फ़ा, और इंटू कॉस यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी हो जाएगा सिर्फ बीटा बचेगा, अपॉन ये हो जाएगा 2। अब यहाँ देखें माइनस है तो पहले कॉस आएगा, 2 कॉस ये अल्फ़ा बचेगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपका कॉस के बाद आएगा साइन बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 5/-1। ये देखें ये 2 और 2 कैंसिल हो गए। अब 2 और 2 कैंसिल हो गए तो यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या बन गया, ये साइन अपॉन कॉस बन गया tan और कॉस अपॉन साइन बन गया कॉट, तो ये बन गया tan अल्फ़ा, ये हो गया कॉट बीटा इक्वल टू हो गया -5। अभी आपको tan कॉट का फॉर्म लेके आना, tan का उसको हम ले सकते हैं tan अल्फ़ा अपॉन tan बीटा इक्वल टू हो गया -5। देखो ये एक्सप्रेशन आपके पास बना, और दिया क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ tan अल्फ़ा इक्वल टू k tan बीटा दिया है। इसका मतलब tan अल्फ़ा अपॉन tan बीटा इक्वल टू k दिया है, तो कंपेयर कर, दोनों के साथ कंपेयर कर लें। अब यदि हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे k इक्वल टू कितना आएगा, ये -5 आ जाएगा, तो यहाँ पे जो k की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी -5, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 2 होगा, सेकंड का आंसर 2 - 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, लेट a अल्फ़ा 0 एंड b 0 बीटा विद द पॉइंट ऑन द लाइन 5x + 7y = 50।
इसमें 2 पॉइंट दिए गए हैं ए और बी, अल्फ़ा 0 0 बीटा, मतलब ये एक पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस है, एक पॉइंट ऑन वाई एक्सिस है। तो एक काम करें, इसको पहले इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो ये क्या हो जाएगा, ये 5x/50 प्लस 7y/50 = 1। तो ये हो जाएगा आपका x बाई कितना हो गया, ये x/10, ये हो गया x/10 प्लस ये हो गया y/50/7 = 1। यानी एक जो लाइन है, ये जो लाइन बोल रहा है, ये लाइन x एक्सिस में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे a में कट कर रहा है, ये पॉइंट दिया हुआ है a अल्फ़ा 0 और ये दिया हुआ है b 0 बीटा। और ये तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हो जाएगा आपका 0 और 50/7 और ये पॉइंट ए हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा 10 और 0 हो गया। अब देखें तो यहाँ पे आपका पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या मिल जाएगा, ये ए मिल जाएगा आपको 10 0 और दूसरा पॉइंट बी मिल जाएगा 0 और 50/7। यानी आप कंपेयर करोगे तो अल्फ़ा इक्वल कितना हो जाएगा 10 और बीटा कितना मिल हो जाएगा आपका 50/7। तो ये रिजल्ट यहाँ पे मिल गया भाई आपको। अब देखें आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है लेट द पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB इंटरनली इन द रेशो ऑफ 7:3। तो यहाँ पे एक पॉइंट P दिया हुआ है, ये जो पॉइंट P है वो उसको इस AB को 7:3 में डिवाइड कर रहा है। तो आपको P के कोऑर्डिनेट निकालना है। तो देखें यहाँ पे ज़रा, यदि हम इसको इस फॉर्म में है बना लें कि भाई यहाँ पे एक पॉइंट A जो है वो क्या है 10 और 0 है, यहाँ पे पॉइंट B हो गया ये 0 और 50/7 है। हमें P के पॉइंट निकालना है जो इसको किस से डिवाइड कर रहा है, ये 7:3 में डिवाइड कर रहा है और हम ये P को मान लेते हैं x और y। तो लगा दो इंटरनली डिवीजन फार्मूला, क्या हो जाएगा x इक्वल हो जाएगा ये 0 7 × 0 0 प्लस 30 0 प्लस 30/10 और y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 7 × 50/7 प्लस 0/10। यानी यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 3 और y इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 10 नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 5 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये यहाँ पे 7 7 कैंसिल हुआ और 50/10 यानी ये हो जाएगा आपका 5। तो पॉइंट P जो है ये पॉइंट आपको मिल गया 3 और 5 पॉइंट मिल गया। अब आगे पार्ट देखें, नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अब अगला पार्ट बोल रहा है क्वेश्चन में लेट 3x - 25 = 0 विद द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द एलिप्स x² + y² b = 1 एंड द करस्पॉन्डिंग फोकस बी एस। इफ द एस द परपेंडिकुलर फ्रॉम द x एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट P देन द लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम ऑफ द E। मतलब आपके पास एक एलिप्स दिया हुआ है, चलो भाई एक एलिप्स मान लें, एलिप्स ले लेते हैं हम। E एलिप्स इक्वेशन क्या होता है, x² प्लस y² = 1। अब यहाँ पे इस एलिप्स में जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता है, इसका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द एलिप्स ये हो जाता है x = a/e, ये होता है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो आप पहले एक एलिप्स बना लें। अब देखें यहाँ पे एक एलिप्स पर हमने फॉर्म कर लिया, ये बना लिया। यहाँ पे इसके सेंटर हो गए और ये इसके वर्टेक्स हो गए, ये वर्टेक्स A और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग मतलब S। करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ, तो करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स और फोकस दिया हुआ है, तो ये जो लाइन है ये डायरेक्ट्रिक्स कहलाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, ये एक्सिस कहलाएगा आपका पूरा। तो ये हम मान लेते हैं यहाँ पे ये Z है। ये कितना दिया हुआ है, ये इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स का दिया हुआ है। गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स का दिया है x = 25/3, ये दिया है। यदि हम इसको देख लें भाई, ये x = a/e होता है और ये 25/3 गिवन है। इसका सीधा मतलब है कि a/e = 25/3 हो जाएगा। एक रिजल्ट तो ये आपको मिल गया इक्वेशन नंबर 1। तो ये इक्वेशन हो जाएगा आपका x = हो जाएगा ये 25/3 दिया है। अब देखें आगे, अब इसका फोकस क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा AE और 0 हो जाएगा इसका फोकस। अब आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है
कि जो फोकस है AE0, फोकस पासिंग थ्रू पॉइंट, पासिंग दिया हुआ है थ्रू P क्या दिया है और 3 5 इस एंड परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में कि इफ दी फ्रॉम एस दी परपेंडिकुलर ऑन दी एक्स एक्सिस पासिंग टू दी पॉइंट P, मतलब ये हुआ कि जो फोकस है वो A0 होता है, ये फोकस पासिंग किससे हो रहा है 3 5 से, उसके परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर तो सीधा मतलब इसका ये होगा कि जो AE है ये इक्वल टू 3 हो जाएगा, क्योंकि AE क्या होता है, इक्वेशन ऑफ फोकस होता है ये, और ये इक्वल टू इसके परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के, तो इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें। अब हम 1 और 2 को सॉल्व कर लें आपस में। तो फर्स्ट क्या है भाई, आपके पास क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है AE इक्वल टू 3 दिया है और A/E इक्वल दिया है 25/3। ये इक्वेशन नंबर आपका 2 है, इक्वेशन नंबर 1 है। अब क्या करें, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। तो यदि हम 1 × 2 कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखें ये हो जाएगा AE इंटू A/E इक्वल टू 3 × 25/3। तो ये 3 कैंसिल होगा, यहाँ से E कैंसिल हो गया। इसका मतलब A² इक्वल 25 हो गया। तो A कितना आ गया, यहाँ से A आ गया आपका 5 आ गया। अब A 5 आ गया तो B निकाल लें। तो B क्या होता है भाई, यहाँ पे जो आपके पास एलिप्स का इक्वेशन है ये x² अपॉन A² प्लस y² अपॉन B² इक्वल टू 1। यहाँ पे B² क्या होता है, B² होता है ये A² 1 माइनस E² होता है। तो यहाँ से हम B² निकाल लें, यानी आपका जो B² होगा B² इक्वल टू A² 1 माइनस E²। तो यहाँ पे आप इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ये B² इक्वल टू A² माइनस A² और E²। अब यहाँ वैल्यू क्या दिया हुआ है, A की वैल्यू आपको मालूम है, A कितना आया है, A आया है 5 और A कितना है, AE इक्वल टू 3 है। यहाँ पुट कर दें, यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, B² इक्वल टू ये हो जाएगा 25 माइनस 9। तो यहाँ पे B² कितना आ गया, B² आ गया 16, यानी B इक्वल टू आ गया 4। ये देखो A आ गया, B आ गया। अब आपको क्या निकालना है, लास्ट में क्वेश्चन देखें, पढ़ें फिर से। क्वेश्चन बोल रहा है लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम ऑफ एलिप्स। तो कितना होता है भाई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना होता है, ये होता है किसका पूछ रहा है। तो आप एक काम करो, पहले इक्वेशन ऑफ एलिप्स हम बना लें। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स का फाइनल क्या हो गया, ये हो गया x² अपॉन A² मतलब 25 प्लस y² अपॉन B² मतलब 16 इक्वल टू 1। ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स बन गया। ये कौन सा एलिप्स है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, A जो है B से ग्रेटर है, मतलब ये आपका हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स का लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम कितना होता है, ये होता है ट्वाइस ऑफ B² अपॉन A। तो ट्वाइस ऑफ B² अपॉन A का मतलब हो गया 2 × 16/5, यानी ये हो जाएगा 32/5 टोटल इसकी लेंथ आएगी ये लेटर सेक्टम की। देखें ज़रा ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन में है कि नहीं है 32/5 ऑप्शन में दिया है, यानी थर्ड का आंसर क्या होगा, इसका 4 होगा। आंसर होगा 32/5। लेट A इक्वल टू I प्लस अल्फ़ा J प्लस बीटा K वेयर अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू R। एक वेक्टर B दिया हुआ है सच दैट A एंड B के बीच का एंगल दिया हुआ है π/4। मॉड ऑफ B² इक्वल टू 6, A डॉट B इक्वल 3√2। आपको निकालना α² प्लस β² और A क्रॉस B का स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। तो देखिए भाई आपके पास दिया क्या है, दिया है वेक्टर A इक्वल टू I प्लस अल्फ़ा J प्लस बीटा K, ये दिया हुआ है, और मॉड ऑफ B² इक्वल दिया हुआ है 6 और A डॉट B इक्वल दिया हुआ है 3√2, ये गिवन है। तो पहले हमारे पास क्या निकालना है भाई, A डॉट B दिया हुआ है, तो पहले इसी को लेके चलें। तो A डॉट B इक्वल टू 3√2। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है यहाँ पे मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B कॉस थीटा। अब थीटा यानी उनके बीच का एंगल कितना दिया है, देखें A और B के बीच का एंगल गिवन है, A और B के बीच का एंगल दिया है π/4। तो ये हो जाएगा यहाँ पे π/4 इक्वल टू 3√2।
अब मॉड ए तो आपको पास मालूम नहीं है, मॉड बी कितना दिया है, मॉड ऑफ बी इसको दिया 6, मतलब ये हो जाएगा √6 और कॉस पाई बाई 4 हो जाएगा 1/√2 इक्वल हो जाएगा ये 3√2 हो जाएगा। यानी टोटल सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मॉड ऑफ ए इक्वल टू 3 × 2/√6, यानी डायरेक्टली ये हो जाएगा आपका 6/√6। तो मॉड ऑफ ए इक्वल टू मिल गया, मॉड ऑफ ए इक्वल टू मिल गया आपके पास √6 मिल गया। अब देखें, अब यहाँ पे आपके पास क्या दिया है, वेक्टर ए इक्वल टू दिया है i प्लस अल्फ़ा जे प्लस बीटा के। तो यहाँ पे यदि हम यहाँ पे मॉड ऑफ ए निकाल लें तो ये हो जाएगा √1² प्लस अल्फ़ा² प्लस बीटा स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू रूट हट जाएगा, फिर स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, रूट यहाँ से हट जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा² प्लस बीटा स्क्वायर। और मॉड ऑफ ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, √6 मतलब 6 हो जाएगा ये। तो 6 इक्वल टू हो गया ये 1 प्लस अल्फ़ा² प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फ़ा² प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू आ गया ये 5। ये चीज़ मिल गई आपको। अब क्या निकालना है आपको, ऐसे निकालना है अल्फ़ा² बीटा स्क्वायर तो मिल गया। अब निकालना है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर। तो ए क्रॉस बी का स्क्वायर निकालना है आपको, यानी अल्फ़ा² प्लस बीटा स्क्वायर, और हमें निकालना है ए क्रॉस बी का स्क्वायर। तो पहले हम ए क्रॉस बी निकाल लें। तो भाई क्या होगा, यहाँ पे ए क्रॉस बी का स्क्वायर हो जाएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर पाई बाई 4। तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर कितना दिया है 6, मॉड ऑफ बी स्क्वायर कितना दिया है 6, और ये हो गया साइन स्क्वायर पाई बाई 4, मतलब ये हो जाएगा 1/2। यानी यहाँ पे ए क्रॉस बी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये 18। ये वैल्यू आपको 18 मिल गई। तो यहाँ पे अल्फ़ा² प्लस बीटा स्क्वायर कितना है, ये 5 है, और इनटू ये मिल गया आपको 18, यानी टोटल कितना आ गया, ये 90 आ गया। तो इसका जो आंसर है वो 90 होना चाहिए। देखें ऑप्शन 90 दिया है 90, तो इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 5, fx इक्वल टू एक्स प्लस 3 स्क्वायर एक्स माइनस 2 का क्यूब और x दिया -4 से 4 के बीच में। कैपिटल M और स्मॉल m आर दी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ f इन दिस इंटरवल -4 to 4। तो आपको कैपिटल M - m निकालना है, मतलब हमें इसको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको सिंपल डिफरेंशिएट कर दें भाई। जो आपका कॉन्सेप्ट है मिनिमम मैक्सिमा, फर्स्ट डेरिवेटिव रूल अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये f' कितना हो जाएगा, ये f' इक्वल टू हो जाएगा, पहले इसको फर्स्ट फंक्शन मान लें तो x प्लस 3 का स्क्वायर एज इट इज़, ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का होल क्यूब एज इट इज़, और ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x प्लस 3। अब देखें यहाँ पे, अब यहाँ से हम कुछ कॉमन ले लें। तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, x माइनस 2 का स्क्वायर और x प्लस 3 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बच गया 3 टाइम्स ऑफ, ये बच गया x प्लस 3 और प्लस ट्वाइस ऑफ x माइनस 2। अब इसको हमने सॉल्व किया तो ये हो गया आपका x माइनस 2 का स्क्वायर x प्लस 3, इसको ओपन किया तो ये हो गया 3x प्लस 9 प्लस 2x माइनस 4, और ये हमने सॉल्व किया तो ये हो गया x माइनस 2 का स्क्वायर x प्लस 3, और ये हो गया 5x प्लस 5 हो गया। ये मतलब यहाँ पे आपके पास f' की वैल्यू क्या आ गई, f' इक्वल टू आ गया 5 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 x माइनस 2 का स्क्वायर और x प्लस 3। ये मिल गई आपको f' की वैल्यू मिल गई। अब इसमें हम लगाते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव रूल। तो देखें ज़रा, तो इसका ग्राफ बना लें भाई पहले। अब यदि हम इसका ग्राफ बनाएं तो यहाँ पे पॉइंट क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट मिल रहे हैं, एक मिल रहा है -3, एक मिल रहा है -1, एक मिल रहा है यहाँ पे 2। तो देखें यहाँ पे -3, अब यहाँ पे अप्लाई करोगे आप तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3, ये हो जाएगा 4।
अब यहाँ देखें, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, लेकिन देखना है x-2 का स्क्वायर दिया हुआ है, यानी जब भी कोई पॉजिटिव रूट होता है तो ये साइन चेंज नहीं होता, यानी ये पॉजिटिव ही रहेगा। फिर ये हो जाएगा नेगेटिव और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी आप देखें, अब यहाँ पे यदि हम ये किसके लिए बना रहे हैं, हम बना रहे हैं एफ डैश एक्स के लिए ग्राफ बना रहे हैं। तो यहाँ पे यदि हम लगा दें बाय फर्स्ट डेरिवेटिव रूल, क्या होता है फर्स्ट डेरिवेटिव रूल कि वेन एवर एट पॉइंट पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज होता है तो वहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमा होता है, और नेगेटिव से पॉजिटिव में होता है तो क्या होता है, मैक्सिमा होता है, मिनिमा होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं -3 में देख रहे हैं, तो एट x = -3, यहाँ देखें आप तो -3 में से पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है तो क्या होगा, ये मैक्सिमा होगा, मतलब आपका इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे क्या होगा आपका, ये मैक्सिमा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे लोकल मैक्सिमा, ये हो जाएगा आपका लोकल मैक्सिमा। और एट x = -1 में देखें, -1 में देखेंगे तो देख रहे हैं यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमा हो जाएगा। तो आपका ग्राफ ऐसा बन जाएगा भाई, ये हो गया आपका, देखें ये, यानी ये हो जाएगा आपका लोकल मिनिमा हो जाएगा। और यदि हम 2 की बात करें एट x = 2, तो देखें 2 में ये पॉजिटिव से पॉजिटिव जा रहा है, इसका मतलब आपका जो ये फॉर्म है ये आपका क्या, इसको क्या बोलेंगे, ये पॉइंट में 2 में ये होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया ये। तो देखें माइनस, तो आपके पास लोकल मैक्सिमा कहाँ पे हुआ, -3 में, और मिनिमा कहाँ पे हुआ, ये -1 में हुआ। अब देखें हम, अब यहाँ पे फॉर एब्सोल्यूट के लिए हम निकालें, यहाँ पे निकालते हैं यदि हम यहाँ पे फॉर एब्सोल्यूट, क्योंकि आपको दोनों पॉइंट बायस क्योंकि आपके पास दिया हुआ है, फॉर x बिलोंग्स टू -4 और 4 को भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं, फिर क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा। तो इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा, ये वैल्यू यहाँ पुट करनी पड़ेगी। तो बताएं यहाँ पे f(x) कितना दिया है, यहाँ पे आपके पास f(x) = है x + 3 का स्क्वायर, और ये दिया है x - 2 का क्यूब। तो यहाँ पे अब वैल्यू पुट करें, तो ये सब वैल्यू 1 बाय 1 हम यहाँ पुट करते हैं। तो यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं, आपको पहले -4 पुट कर रहे हैं, f of -4, तो कितना हो जाएगा, ये -4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये यहाँ पे आपके पास ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -6 का क्यूब, -6 का क्यूब होता है -216। फिर हम निकालेंगे f4 करेंगे तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर मतलब 49, और ये हो जाएगा 2 का क्यूब मतलब हो जाएगा 8, तो ये आ जाएगा आपका 392 हो गया। फिर हम पुट करेंगे f of -3, ये वाला पॉइंट आया आपके पास -3, तो ये कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 0 हो जाएगा। और फिर पुट करेंगे f of -1, तो -1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4, और यहाँ पे हो जाएगा आपका ये, और यहाँ हो जाएगा 27, यानी कितना हो गया, ये हो गया आपके पास, ये कितना हो गया आपके पास है, ये माइनस में रहेगा तो ये हो जाएगा आपका -81 हो जाएगा। टोटल वैल्यू कितनी होगी, -81। अब इन देखो सबसे, इनमें सब में जो सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम वैल्यू आपकी दिख रही है यहाँ पे, तो ये हो जाएगी कैपिटल M। और सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है, सबसे मिनिमम वैल्यू आपको मिल रही है यहाँ पे, सॉरी ये मिनिमम मिल रहा है भाई, नेगेटिव है ना, ये मिनिमम मिल रहा है, यानी ये हो जाएगी वैल्यू ऑफ स्मॉल m, और ये मिल रही है आपको कैपिटल, ये हो जाएगा कैपिटल M हो जाएगा, यानी स्मॉल m = यानी मिनिमम वैल्यू कितनी मिल रही है, मिनिमम वैल्यू आपको मिल जा रही है = -216, और कैपिटल M मतलब ये हो गई आपको मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू मिल जा रही है, ये मिल जा रही है = कितना, 392। अब क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो दोनों का डिफरेंस हम करेंगे तो यहाँ पे कैपिटल M - स्मॉल m = हो जाएगा ये
392 माइनस ऑफ -216 और ये हो जाएगा 608, यानी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ का डिफरेंस आएगा 608। यही क्वेश्चन है। तो देखो ज़रा 608 यानी आंसर 3 आएगा 608। तो फिफ्थ का आंसर क्या होगा? 3 होगा, 608 होगा। क्वेश्चन नंबर 6, लेट ए एंड बी विद 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर 11 terms of GP whose first term is A and third term is B. First term is A and third term is B is equal to Pth term of the another GP whose first term is A and fifth term is B. Then P निकालना है। यानी आपके पास यहाँ पे 2 सीरीज दिया हुआ है। देखिए पहले फर्स्ट GP की बात करें तो जो फर्स्ट GP है इस GP में क्या दिया हुआ है? T1 इक्वल टू दिया है A और T3 कितना दिया है? T3 दिया है B। और मान लें भाई इसका जो कॉमन रेशियो है वो R है, तो T3 कितना हो जाएगा? यहाँ पे T3 हो गया AR स्क्वायर इक्वल टू B। तो यहाँ से हम चाहें तो R स्क्वायर निकाल लें। R स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा B बाई A हो जाएगा। अब इसका हमें क्या निकालना है? T11 टर्म निकालना है, क्योंकि बोल रहा है इसका 11 टर्म्स ऑफ GP यानी 11 टर्म्स। तो 11 टर्म्स निकालेंगे तो T11 कितना हो जाएगा इसका आपके पास T11 निकालेंगे तो ये हो जाएगा AR10 हो जाएगा ये। अब ये AR10 है तो ये हम ले सकते हैं इसको हम ये हो जाएगा R स्क्वायर की पावर 5 और ये हो जाएगा B अपॉन A की पावर कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। मतलब T11 टर्म कितना आ गया इसका जो T11 टर्म आया वो ये आ गया B अपॉन A की पावर 5 हो गया ये। अब आप देखें, अब हम चलते हैं सेकंड GP में। अब देखो सेकंड GP क्या बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है आपके पास जो सेकंड GP है फर्स्ट टर्म A है और थर्ड टर्म B दिया हुआ है। इसका तो फर्स्ट का हो गया। और P टर्म्स ऑफ द अनदर GP whose फर्स्ट टर्म इज A एंड फिफ्थ टर्म इज B दिया है। इसका फर्स्ट टर्म A दिया हुआ है और थर्ड टर्म फिफ्थ टर्म B दिया है। यानी हम दूसरी सीरीज ले लें तो हम दूसरी सीरीज मान लें भाई, दूसरी सीरीज हम मान लेते हैं सेकंड GP। सेकंड GP में देखें तो इसको मान लेते हैं फर्स्ट टर्म क्या दिया है? A दिया है और T5 कितना दिया है? T5 दिया हुआ है B। तो T5 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा AR4 इक्वल टू हो जाएगा B और यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे तो ये R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से R हो जाएगा R की पावर 4 इक्वल टू हो जाएगा B अपॉन A और R हो जाएगा B अपॉन A पावर 1/4। ये मिल गई आपको R की वैल्यू मिल गई। अब क्या बोल रहे इसका क्या निकालना है? इसका TP टर्म निकालना है। तो इसका TP टर्म कितना हो जाएगा? ARP-1 हो जाएगा। यहाँ से R की वैल्यू पुट कर दें तो A कितना होगा? ये B अपॉन A पावर P-1/4 हो जाएगा। तो ये हो गया TP, यानी T11 टर्म ये हो गया और TP टर्म ये हो गया। ये क्या हुआ आपका? ये हो गया आपका TP टर्म्स। अब ये दोनों टर्म दिया है इक्वल। क्वेश्चन में क्या गिवन है? गिवन क्या है कि T11 फर्स्ट सीरीज का 11 टर्म्स फर्स्ट GP का और सेकंड GP का 5 टर्म्स P टर्म दोनों क्या है? इक्वल है। तो ये T11 टर्म कितना दिया है? ये है B अपॉन A की पावर ये दिया हुआ 5 इक्वल टू A, ये हो गया B अपॉन A की पावर P-1/4। तो ये तो कैंसिल हो गए। तो यहाँ कितना आ गया? B अपॉन A पावर 5 इक्वल टू B अपॉन A पावर P-1/4। अब दोनों बेस है तो पावर भी सेम हो जाएगी, यानी 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये P-1/4। तो 20 इक्वल टू हो गया P-1, यानी आपको P कितना मिल जाएगा? 21 मिल जाएगा। यानी P की वैल्यू कितनी होगी? इसकी 21 होगी। देखें 21 ऑप्शन है थर्ड। तो थर्ड का 6 का जो आंसर है वो थर्ड होगा। P की वैल्यू कितनी होगी? 21 होगी। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ x² माइनस y² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2ay प्लस c इक्वल 0 इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट P। मान लो भाई कोई पॉइंट मान लेते हैं, लोकस निकालना आपको। लोकस ऑफ ए पॉइंट P मान लेते हैं हम xy। अब xy वुज विच मूव सच
that it is the always equal distance from the line x plus 2y plus 7 equal 0 and 2x minus y plus 8 equal 0। तो आपको ये जी सी एच एफ की वैल्यू निकालना है। तो देखें यहाँ पे लोकस ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई, वोज डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, वोज डिस्टेंस फ्रॉम गिवन लाइन, कौन सी लाइन गिवन है, गिवन लाइन्स आपके पास हैं x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन है 2x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से डिस्टेंस क्या दिया है, इक्वल दिया है, r इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये दो लाइन्स हैं, ये दो लाइन हो गई। अब इन दोनों लाइन के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो लाइन पास होगी, यानी बाइसेक्टर, यहाँ पे एक पॉइंट हम P मान लेते हैं, ये x और y, ये लाइन हम मान लेते हैं x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0 और ये लाइन को मान लेते हैं 2x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल 0। ये दोनों लाइन आपस में देखें परपेंडिकुलर भी हैं, तो ये परपेंडिकुलर हैं, तो ये जो लाइन होगी ये इसका एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये इसको बोलेंगे हम एंगल बाइसेक्टर। तो यहाँ से डिस्टेंस जो होगा, ये वाला डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द गिवन लाइन, ये m और n ये आपस में क्या हो जाएगा, दोनों ये इक्वल हो जाएंगे। तो इसको हम बोलेंगे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, ये pm इक्वल टू pn। तो pm आपके पास हो जाएगा, pm हो जाएगा x प्लस 2y प्लस 7 अपॉन रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये इक्वल टू हो जाएगा आपके पास pn कितना दिया है, 2x माइनस वाई प्लस 8 अपॉन रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस जब इक्वल है तो ये देखिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल टू प्लस माइनस 2x माइनस वाई प्लस 8। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें, यदि यहाँ पे हम स्क्वायरिंग करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा x प्लस 2y प्लस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस वाई प्लस 8 का होल स्क्वायर। और यदि हम इसको सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा x प्लस 2y प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई प्लस 8 का स्क्वायर, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे चाहें तो इसको सॉल्व कर लें भाई। सॉल्व करने के लिए हम a प्लस बी माइनस बी वाला कॉन्सेप्ट लगा दें, तो हो जाएगा x प्लस 2y प्लस 7 a प्लस b 2x माइनस वाई प्लस 8 पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 2y प्लस 7 माइनस 2x माइनस वाई प्लस 8, ये इक्वल 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस 15 और यहाँ हो जाएगा माइनस x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। और इसको हम अरेंज कर लें तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस 15, ये हो गया x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल 0। तो ये जो इक्वेशन है ये कहलाएगा आपका जॉइंट इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन गया आपका, क्योंकि एक लाइन यहाँ बनेगी, एक लाइन यहाँ भी बन सकती है आपकी। आप यहाँ वाला कॉन्सेप्ट ये भी ले सकते हैं भाई कि यहाँ जो पॉइंट आप लेंगे तो यहाँ डिस्टेंस ये भी तो सेम होगा, ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा। तो ये जो दोनों लाइन्स हैं ये दोनों इसके बाइसेक्टर कहलाते हैं। एक लाइन इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, दूसरा कहलाएगा एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। तो ये जो हुआ ये एक जॉइंट इक्वेशन हो गया आपके पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का। लेकिन आपके पास जो फॉर्म दिया गया है जिसमें आपको HG, F और C की वैल्यू अननोन है, ये आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्म है विच इज़ इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ दी स्ट्रेट लाइन है। तो आप इसको उसी फॉर्म में अरेंज करने के लिए इसको आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो इसको एक्सपेंड कर लें तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस xy
प्लस 15x माइनस 9xy माइनस 3y स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, माइनस 45y प्लस 3x प्लस y प्लस 15 इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 18x माइनस 44y प्लस 15 इक्वल टू 0। अब इसको परफेक्ट फॉर्म लाने के लिए हम 3 से डिवाइड कर दें तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 8/3xy प्लस 6x माइनस 44/3y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास जो इक्वेशन मिला, ये आपको मिल गया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज इक्वेशन ऑफ कंबाइंड फॉर्म ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। अब इसको कंपेयर कर लें भाई, क्योंकि आपको बोल रहा है एफ आपको निकालना है, एफ जी सी और एफ निकालना है, तो इसको हम कंपेयर कर लें। कंपेयर विथ गिवन लाइन, क्या गिवन है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0 से कंपेयर करें तो देखें यहाँ पे 2h इक्वल कितना मिल जा रहा है, 2h इक्वल टू मिल जा रहा है माइनस 8/3, यानी आपके पास h मिल जाएगा माइनस 4/3, ये h की वैल्यू मिल गई। फिर हम कंपेयर कर लें 2g से, तो 2g कितना दिया है, ये दिया 6, तो यहाँ पे g कितना हो जाएगा, g इक्वल टू हो जाएगा 3। फिर यहाँ पे कंपेयर कर लें 2f, 2f इक्वल टू दिया है ये माइनस 44/3, तो यहाँ पे आपके पास f की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 22/3 मिल जाएगी। और कांस्टेंट टर्म c देख लें, c इक्वल कितना दिया है, c इक्वल टू तो 5 डायरेक्ट दिया हुआ है ये। अब यहाँ पे आपको वैल्यू निकालना है g प्लस सी प्लस एच माइनस एफ की वैल्यू निकालना है, तो ये वैल्यू कितनी जाएगी, ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 5 माइनस 4/3 और ये हो जाएगा प्लस 22/3, तो ये हो जाएगा आपका 8 माइनस 18/3, यानी ये हो जाएगा आपका इक्वल टू 8 माइनस 6, यानी कितना आएगा, ये 2 आएगा। तो देखें ज़रा इसका आंसर जो है वो 2 आना चाहिए। देखें इसका आंसर कितना है, 2। तो देखो आंसर तो मैच नहीं हो रहा है भाई, देखें मिस्टेक हो गई क्या, यहाँ देखें यहाँ वैल्यूज़ में क्या मिस्टेक हो गई, 3 प्लस 5 8 हो गया, ये ये माइनस, ये प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस। तो इसका जो आंसर है इन 8 प्लस 6 हो जाएगा, मतलब ये 14 आंसर आना चाहिए। इसका आंसर क्या आएगा, ये 14 आएगा। देखें 14 है कि नहीं है, ये 14 दिया हुआ, C1 का आंसर क्या होगा, इसका 14 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, ए एंड बी आर 2 वेक्टर्स सच दैट मॉड ऑफ बी इक्वल कितना दिया है, मॉड ऑफ बी इक्वल दिया है 1 और बी क्रॉस ए इक्वल टू दिया हुआ है 2। तो हमें वैल्यू निकालना है बी क्रॉस ए माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर। तो भाई इसमें लगा दो, इसमें ए प्लस ए माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा बी क्रॉस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ बी क्रॉस ए और ये डॉट बी। तो ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये हो जाएगा बी क्रॉस ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गया ये। इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, 0 हो जाएगी ये। तो जाएगा बी क्रॉस ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर, ये हो गया 0, माइनस क्या हो गया, ये 0 हो गया, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई,
ये हो गया बी क्रॉस ए का स्क्वायर और प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर, दोनों की वैल्यू दी गई है। ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी दिया, 2 दिया, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये 4 + 1, यानी हो जाएगा ये 4 + 1, तो इसका आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। तो इजी क्वेश्चन है भाई बिल्कुल। इसका आंसर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। 8 का आंसर कितना होगा, 5 होगा। लेट y = fx with the thrice differential function in -5 to 5. Let the tangent to the curve y = fx at 1 f1 and 3 f3 makes an angle π/6 and π/4 respectively. यानी आपके पास यहाँ पे और एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है इंटीग्रल फॉर्म में, = अल्फ़ा + बीटा √3, और आपको अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है y = दिया है fx, तो y = यदि fx है तो ये dy/dx कितना हो जाएगा, ये dy/dx हो जाएगा f'(x). अब यहाँ पे देखें कि ये कोई कर्व है, y = fx कोई कर्व दिया है। देखें यहाँ पे ज़रा, यदि यहाँ पे हम y = fx एक कर्व मान लें कि चलो ये कर्व हम मान लें कि y = fx दिया हुआ है, ये क्या कर्व है, ये y = fx है, ये y = fx कोई कर्व दिया है। अब यहाँ पे एक पॉइंट हम ले लें, मान लो पॉइंट A है ये, तो ये पॉइंट हम मान लें, तो ये 1 और f1 हो जाएगा, और यहाँ पे एक पॉइंट मान लें B, ये पॉइंट हो जाएगा 3 और f3, ये 2 पॉइंट दिए गए हैं। अब ये जो यहाँ पे टेंजेंट जो है, ये आपका टेंजेंट जो है, ये एंगल कितना बना रहा है, ये एंगल बना रहा है π/4, ये एंगल π/4 बना रहा है। और ये दूसरा पॉइंट ले लें 3 पे, ये जो एंगल है, ये एंगल बना रहा है आपका π/3, किसके साथ बना रहा है, x एक्सिस साथ बना रहा है, ये x एक्सिस है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो dy/dx होगा, यानी dy/dx एट पॉइंट, ये पॉइंट 1 1 कहलाएगा, एट पॉइंट 1 1, मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया f'1 हो गया। और ये f'1 क्या होता है भाई, ये tan थीटा, क्योंकि भाई यही स्लोप है ये, तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा। कितना एंगल बना रहा है, ये बना रहा है आपका कितना 6 बना रहा है भाई, π/6 और π/4 है ये बना रहा है आपका π/6 बना रहा है, ये π/6 बना रहा है, ये π/4 बना रहा है। तो ये हो जाएगा π/6, ये हो जाएगा π/4, यानी ये हो जाएगा tan π/6 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका मतलब हो गया कि f'1 = कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3। एक पॉइंट ये हो गया। बिल्कुल सिमिलर एट पॉइंट 33 में देख लें, एट पॉइंट 33 में देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा dy/dx एट पॉइंट 33, एट पॉइंट B बोल सकते हैं 33, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f'3। ये कितना एंगल बना रहा है, ये बना रहा है π/4, ये एंगल कितना बना रहा है, ये एंगल π/4 बना रहा है। ये हो जाएगा tan π/4, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपके पास f'3 = ये हो जाएगी वैल्यू 1। तो ये आपके पास f'1 = 1/√3 और f'3 = 1 निकल आया। अब देखें इंटीग्रल फॉर्म क्या दिया हुआ है, इंटीग्रल फॉर्म दिया हुआ है I = ये फॉर्म क्या दिया है, ये 27 1 से 3, यानी इसको हम लिख लें। अब ये हो दिया है आपके पास 27 इंटीग्रेशन 1 to 3, ये हो जाएगा आपका f' का स्क्वायर +1, और यहाँ पे दिया हुआ है f"t dt, ये इक्वल दिया हुआ है अल्फ़ा + बीटा √3। तो हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू यहाँ से निकालना है। तो देखें इंटीग्रल फॉर्म में ये f' दिया है और ये डबल' दिया है, तो इसको हम इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम इसको ये इंटीग्रल को I' मान लें। तो I' = हम मान लेते हैं 1 से 3 f'(t) का स्क्वायर +1, और ये हो जाएगा f"t और ये हो जाएगा आपका dt। अब देखें यहाँ पे, यदि यहाँ पे हम f'(t) को क्या मान लें, z मान लें, तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा f"t dt = क्या होगा, ये dz हो जाएगा। अब देखें लिमिट चेंज करें जरा यहाँ पे कि भाई f' अपर लिमिट है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये f'1 लोअर लिमिट पुट करेंगे 1, तो f'1 ये कितना दिया है, ये दिया है 1/√3, और
ये हो जाएगा आपका इक्वल टू हो जाएगा ये जेड, और यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे तो f'3 आएगा। f'3 कितना दिया है, ये दिया 1 इक्वल टू क्या होगा, जेड होगा। अब इसको हम इंटीग्रल फॉर्म में इसको रिप्लेस कर दें तो ये i' कितना हो जाएगा, ये i' हो जाएगा अब आपका 1/√3, पूरे को जेड में कन्वर्ट कर दिया से 1, ये होगा z² प्लस 1 और ये हो जाएगा आपका dz। अब इसको इंटीग्रेट कर दें। अब यदि हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा z³/3 प्लस z, और यहाँ लिमिट लगा दें भाई, ये लिमिट क्या होगी, ये 1/√3 से 1 ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें आप, अब इसमें अपर लोअर लिमिट सॉल्व कर लें तो ये अपर लिमिट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1 माइनस 1/√3 का क्यूब इंटू 1/3 प्लस ये हो जाएगा 1/√3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4/3 और माइनस यहाँ से यदि हम 1/√3 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये 1/3 इंटू 3 और ये प्लस 1, यानी ये हो जाएगा आपका 4/3 माइनस 1/√3 और ये हो जाएगा 1/9 प्लस 1। तो ये आपके पास पूरा सॉल्व करके देखें तो 4/3 माइनस 1/√3 इंटू 10/9, यानी फाइनली आपके पास क्या मिला, ये मिल गया। इसको यदि हम देखें, इसमें क्या करें, इसको करते हैं रेशनलाइजेशन, क्योंकि आपके पास जो फॉर्म लेके आना है वो फॉर्म इक्वल टू क्या इक्वेट करने के लिए बोला है, ये बोला है अल्फ़ा प्लस बीटा √3 का फॉर्म लाना है। तो ये हो जाएगा 4/3 माइनस 10 ये हो जाएगा 27 और ये √3, ये इक्वल टू कितना हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा √3। तो फाइनली ये एक्सप्रेशन बना। अब इसमें अल्फ़ा बीटा कंपेयर कर लें, यदि हम अल्फ़ा बीटा कंपेयर करेंगे तो अल्फ़ा कितना आ जाएगा यहाँ से, या फिर डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करें यहाँ पे तो 27 इंटू आई बोल रहा है, तो आई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 इंटू 4/3 माइनस, अच्छा ये अल्फ़ा प्लस बीटा √3 में 23 मल्टीप्लाई है, मतलब इससे हम कंपेयर डायरेक्ट अभी ना करें, ये यानी यहाँ पे हम कंपेयर अभी ना करें। यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है क्योंकि आपके पास जो वैल्यू दी गई है ये क्या दी गई है, ये 27 इंटू समथिंग है। देखो ये 27 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो 27 से पहले मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो 27 4/3 10/27 √3 ये इक्वल टू दिया हुआ है आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा √3। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 36 माइनस 27 कैंसिल हो जाएगा, तो 10√3 इक्वल टू क्या मिलेगा, ये मिलेगा अल्फ़ा प्लस बीटा √3, और कंपेयर करेंगे तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा 36 और बीटा यहाँ पे हो जाएगा -10, ये मिल गया। और हमें वैल्यू किसकी निकालना है, वैल्यू निकालना है अल्फ़ा प्लस बीटा की, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा 36 - 10 इक्वल टू 26। इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 26 आना चाहिए भाई। देखें ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में दिया हुआ है 26, ये दिया हुआ है 2, तो आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 26, यानी 9th का आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 10, लेट P बी दी एनी पॉइंट ऑन दी हाइपरबोला H। एक हाइपरबोला दिया हुआ है, उसमें एक पॉइंट P दिया है। हाइपरबोला क्या दिया हुआ है, x²/9 माइनस y²/4 इक्वल टू 1 in the first quadrant such that area of triangle formed by P and the both the foci of H is 2√13, then the square of the distance of P from the origin। यानी आपके पास एक हाइपरबोला दिया हुआ है, तो हम कंपेयर कर लें भाई हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है, ये होता है x²/a² माइनस y²/b² इक्वल टू 1। ये इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हो गया। इसको आप कंपेयर करेंगे तो a² कितना हो जाएगा, a² इक्वल हो जाएगा 9, तो यहाँ से आपको a कितना मिल गया, a हो गया 3 और b² इक्वल टू हो जाएगा 4, तो b कितना आ गया, 2 आ गया। तो आपके पास a भी मिल गए। अब देखें इसकी एसेंसिटी कितनी होती है, तो हम पहले तो क्या हो जाएगा, ये b² इक्वल कितना होता है हाइपरबोला में, क्योंकि यहाँ पे जो b² होगा
बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो ये हो जाएगा आपका ई स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से हम ई स्क्वायर निकाल लें, तो यहाँ से हम ई स्क्वायर निकालेंगे तो ई स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये ई स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये होता है फार्मूला ऑफ एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला। तो ई स्क्वायर यहाँ से हम निकाल लें भाई, तो ई स्क्वायर कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यानी ये होगा 9/4। तो यहाँ से ई स्क्वायर हो जाएगा ये 13/4, और फिर हम ई निकाल लें तो यहाँ से ई मिल जाएगी √13/2 हो जाएगी। तो ये ई की वैल्यू आपके पास मिल गई। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे बोले कि P इज एनी पॉइंट इन हाइपरबोला द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय P एंड बोथ द फोकाई ऑफ हाइपरबोला। तो देखें ज़रा हाइपरबोला के दोनों फोकाई क्या होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो हाइपरबोला दिया हुआ है, तो देखें यहाँ पे हम एक हाइपरबोला बना लें। ये हाइपरबोला हो गया भाई, ये दोनों इसके वर्टेक्स हो गए। ये क्या हो जाएंगे, ए, ये हो जाएगा वर्टेक्स, ये हो जाएगा ए, तो ये हो जाएगा A0, ये हो जाएगा A', ये होगा -a और 0, ये हो जाएगा सेंटर 0 और 0। अब यहाँ पे फोकस यहाँ पे होगा ये S' और एक फोकस यहाँ पे होगा S। ये कितना होता है, ये होता है AE0 और इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं -AE और 0। अब बोल रहा है यहाँ पे कोई पॉइंट P है, हम मान लेते हैं भाई पैरेलल पॉइंट यहाँ P मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं अल्फ़ा और बीटा। तो यहाँ पे ये ट्रायंगल बना रहा है, देखो ये P, S' और S, ये आपके पास इसका एरिया दिया हुआ है। तो इसका एरिया यदि हम निकालें तो देखें ज़रा क्या होगा भाई। ये पहले हम एक काम करें, ये S और S का डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस बिटवीन बोथ दी फोकाई कितना होता है ये। तो यहाँ देखें S इक्वल टू हो गया ये डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोकाई। ये हो जाएगा आपका S' इक्वल टू हो जाएगा 2AE। तो 2AE का मतलब ये हो गया, 2AE आपको मालूम है, तो 2A कितना दिया है, A दिया है 3 और E की वैल्यू कितनी है, देखें E है √13/2, 2 कैंसिल हो गए। इसका मतलब S' इक्वल हो जाएगा ये 3√3 हो जाएगा, ये आ गया। अब देखें ज़रा एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम देख लें यहाँ पे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, P, S और S' कितना हो जाएगा ये 1/2। बेस कितना है इसका, देखें इसका जो बेस आपके पास मिलेगा, ये बेस हो जाएगा S और S', और इसकी जो हाइट है, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दें। देखें भाई यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दें तो ये हो जाएगा M, ये M हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका PM। तो देखें ज़रा, तो एरिया कितना दिया है, एरिया दिया हुआ है 2√13, ये इक्वल टू 1/2, और डिस्टेंस बिटवीन हो गया S हो गया ये 3√13 है, ये 13 इंटू PM, और PM कितना दिया है, ये दिया है बीटा। देखो भाई यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ देखो B² इक्वल टू ये आपके पास A² 9 है, B² 4 है, मतलब ये जो वैल्यू होगी ये 4/9 होगा आपका। ये आपका पूरा गड़बड़ हो गया। ये कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे, देखें यहाँ हो जाएगा ये 4/9, तो 4/9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 13/9, यानी हो जाएगा √13/3 होगा। अब देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2AE, अब ये √13/3 यहाँ पे देखें आप, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये जब 3 हो जाएगा तो यहाँ पे ये 3 होगा और यहाँ होगा 2, तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे। ये इसका मतलब आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बचेगा आपका 2 बचेगा, ये हो जाएगा 2√13। तो देखें यहाँ पे कितना आएगा, फिर ये यहाँ भी 2 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2√13 हो जाएगा। अब देखें ज़रा, अब 2√13 होगा तो ये 13 और 13 दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया। इसका मतलब यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ये 2 आ गई। अब देखें भाई बीटा 2 आ गया। अब जब बीटा 2 आ गया तो आपको मालूम है कि अल्फ़ा और बीटा लाई कर रहा है कहाँ पे, हाइपरबोला में। तो P जो है अल्फ़ा बीटा, यानी P अल्फ़ा बीटा लाई ऑन
हाइपरबोला। तो हाइपरबोला कितना दिया है, h इक्वल टू दिया है ये x²/9 माइनस y²/4 इक्वल टू 1। इसको सेटिस्फाई करा दें अल्फ़ा और बीटा मतलब बीटा दिया हुआ है, अल्फ़ा और 2 ले लें यहाँ पे। तो यहाँ पुट करते हैं भाई, तो ये हो जाएगा α²/9 माइनस 4/4 इक्वल टू 1। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका α²/9 इक्वल टू हो जाएगा 2, और यहाँ से α² इक्वल टू हो जाएगा 18। यानी अल्फ़ा कितना हो गया, अल्फ़ा हो गया √18। इसका मतलब ये हुआ, ये जो पॉइंट आपके पास होगा अल्फ़ा बीटा, अब ये पॉइंट कितना आ गया, ये पॉइंट आपके पास हो गया, अल्फ़ा हो गया √18 और बीटा कितना हुआ, बीटा 2 हो गया, यानी पी पॉइंट मिल गया। अब आपके पास जो क्वेश्चन बोल रहा है कि डिस्टेंस निकालना, कहाँ से डिस्टेंस निकालना है, ये ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना, मतलब आपको ये CP निकालना है। तो देखें यहाँ पे, तो पी पॉइंट कितना मिल गया आपके पास, पी मिल गया √18 और 2। तो इसका डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से, यानी डिस्टेंस पी √18 और 2 फ्रॉम सेंटर यानी ओरिजिन। तो क्या हो जाएगा, ये CP इक्वल टू हो जाएगा √18 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये जाएगा √18 प्लस 4, यानी कितना आएगा, ये आएगा √22। अब क्वेश्चन बोल रहा है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस निकालना है। तो इसका स्क्वायर कर लिया जाए, तो यदि हम इसका स्क्वायर कर लें तो CP² कितना हो जाएगा, ये CP² हो जाएगा 22। मतलब इसका जो आंसर होगा वो 22 होना चाहिए। तो देखा जाए 22 ऑप्शन है कि नहीं है, तो 10th का आंसर 22 दिया हुआ है, यानी 10th का आंसर क्या होगा, 3rd होगा। क्वेश्चन नंबर 11, बैग A contains 3 white and 7 red balls. Bag B contains 3 white and 2 red balls. One bag is selected at random and a ball is drawn from it. Probability of drawing a ball from the bag A if the ball drawn it white. यानी ये आपका बेस थ्योरम बेस क्वेश्चन है। तो देखें ज़रा क्या दिया हुआ भाई, आपके पास 2 बैग दिए हुए हैं, एक बैग ये दिया हुआ है और एक बैग को हम मान लें दूसरा बैग B है। ये बैग यहाँ पे बैग A है और ये बैग B है। इसमें क्या दिए हैं, देखें इसमें दिए हुए हैं 3 वाइट बॉल और 7 रेड बॉल। इसमें दिए हुए हैं 2 वाइट बॉल और नहीं 3 वाइट बॉल और 2 दिए हुए हैं रेड बॉल। अब देखें यहाँ पे, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें ए बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड ए बॉल इज़ ड्रॉन फ्रॉम इट। यानी तो मान लें भाई, हम यदि यहाँ से हम एक वाइट बॉल निकालते हैं बैग ए से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी वाइट बॉल निकालने की, ये हो जाएगी आपकी 3/10। यदि हम बैग बी से वाइट बॉल निकालते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये हो जाएगी आपकी 3/5 हो जाएगी। अब देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे हम मान लें कि भाई E1 क्या करते हैं, ए इज सेलेक्टेड, हम क्या करते हैं भाई ए को सिलेक्ट करते हैं, और E2 हम बैग बी सेलेक्ट करते हैं, बी इज सेलेक्टेड, ये हो गया। तो यहाँ देखें, और ई क्या है, और हम ई एक प्रोबेबिलिटी मान लें, ई मान लें इवेंट, ई क्या है कि हम वाइट बॉल इज ड्रॉन। मतलब ये हुआ कि आप PE1 ए सिलेक्ट कर रहे हो, PB बी सिलेक्ट कर रहे हो, तो यहाँ से जो आप बैग ए सिलेक्ट कर, 2 बैग आपके पास हैं, एक बैग ए और एक बैग बी है। तो भाई यदि हम एक सिलेक्ट करें या ए सिलेक्ट करें या बी बैग सिलेक्ट करें, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। अब हम देखें यहाँ से कि भाई ये हो जाएगा आपका, अब देखें यहाँ पे हमें निकालना है P वाइट बॉल, P प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल। तो वाइट बॉल से पहले हम देखें यदि हम बैग E1 सेलेक्ट कर रहे हैं, पहला बैग सेलेक्ट कर रहे हैं, ए सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये जाएगा PE1 और P ये हो जाएगा E/E1। यानी हम पहले बैग सेलेक्ट कर रहे हैं और वहाँ से फिर वाइट बॉल निकाल रहे हैं। और पॉसिबिलिटी दूसरी क्या हो सकती है कि हम बैग बी सेलेक्ट कर रहे हैं, PE2 और PE/E2, यानी हम दूसरे बैग से वाइट बॉल निकाल रहे हैं। तो पहले बैग सेलेक्ट कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2,
और पहले बैग से वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 3/10 प्लस ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3/10। अब ये तो हो गई वाइट बॉल निकालने की, लेकिन जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए बॉल फ्रॉम द बैग ए, तो बैग ए से सिलेक्ट करना है तो आपको लगेगी बेस थ्योरम। तो यहाँ पे क्या लिख दें हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से ए अपॉन वाइट, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ अब ये चीज़ आपकी इवेंट बन जाएगी, मतलब क्या होगा P(E1) इंटू P(E अपॉन E1) प्लस P(E2) इंटू P(E अपॉन E2). और अब कहाँ से होना चाहिए बोल रहा है, बैग जो आप बॉल निकालोगे वाइट बॉल वो कहाँ से होनी चाहिए, फ्रॉम बैग ए से होना चाहिए। तो बैग ए वाली प्रोबेबिलिटी ये है, तो क्या हो जाएगा ये P(E1) इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन E1। अब इसकी वैल्यू पुट कर दें तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 3/10 अपॉन 1/2 इंटू 3/10 प्लस 1/2 इंटू ये हो जाएगा आपका 3/5। अब यदि हम इसको सॉल्व कर लें तो देखें यहाँ पे ये 1/2 तो कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे हो गया ये 3/10 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा ये 9/10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 9/10, मतलब ये होगा 3/9, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3। देखें भाई आंसर 1/3 है कि नहीं, इसमें 1/3 दिया हुआ है, तो 11 का आंसर क्या होगा, 11 का आंसर 3rd होगा। क्वेश्चन नंबर 12, इफ लेट f such that r tends to r define as fx equal to a e 2x plus b ex plus cx, और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है f0 इक्वल टू दिया है ये -1 और f डैश log 2 इक्वल दिया है 21 और एक इंटीग्रल फॉर्म दिया हुआ है। यानी आपके पास 3 इक्वेशन दिए गए हैं, एक fx के लिए, एक f डैश x के लिए और एक उसके इंटीग्रेशन के लिए, और हमें फिर तीनों से ABC अननोन दिया हुआ है, वो आपको निकालना है। तो देखें पहले हम इक्वेशन नंबर, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली x इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे पुट करते हैं पुट x इक्वल टू 0 इन 1, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f0 इक्वल टू a इंटू ई की पावर 0 प्लस b इंटू ई की पावर 0 और प्लस ये 0, तो कितना आ जाएगा, ये f ए कितना दिया -1 इक्वल हो जाएगा a प्लस b, यानी आपके पास इक्वेशन क्या मिल गया, यहाँ मिल गया a प्लस बी इक्वल टू क्या मिल गया, ये -1 मिल गया। ये हम मान लें इक्वेशन नंबर 2 मान लें इसको। अब f डैश दिया हुआ तो हमें पहले इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा भाई, तो हम क्या करें, इसको डिफ्रेंशिएट कर दें। तो यहाँ पे लिखें डिफ्रेंशिएट ऑफ 1 रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f डैश x इक्वल टू, ये हो जाएगा 2a e 2x प्लस b कांस्टेंट है, ex का ex रहेगा और प्लस हो जाएगा c। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है f डैश log 2 इक्वल दिया है 21, तो यहाँ पे हम क्या पुट कर दें, यहाँ पे पुट कर दें x इक्वल टू log 2, तो log 2 पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा f डैश log 2 इक्वल टू 2a e 2 इंटू ये हो जाएगा आपका log 2 प्लस b इंटू ई ये हो जाएगा आपका log 2 बेस e और प्लस क्या होगा c। अब यहाँ पे f डैश log 2 की वैल्यू कितनी दी गई है, ये दी गई है 21, तो यहाँ लिख देते हैं 21 इक्वल टू, अब यहाँ देखें, अब ये 2a, अब यहाँ पे 2a करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 यानी आपके पास जो वैल्यू है, तो ये हो जाएगा आपका a 2a e log 4 हो जाएगा, ये log 4 बेस e प्लस, अब यहाँ आपको मालूम है भाई कि a की पावर या e की पावर हम मान लें, यहाँ पे e की पावर, इसको हम बोल सकते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है, log की प्रॉपर्टी होती है e की पावर log
एक्स बेस ई, ये इक्वल टू एक्स हो जाता है। ये क्या हो जाता है आपका, एक्स हो जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं ये हो जाएगा आपका, तो ये जाएगा यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ये 2 हो गया, ये कितना हो गया टोटल, ये 2 हो गया। तो ये जाएगा 2b और प्लस c। और यहाँ देख रहे हैं आप कि ये आपके पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये पूरा पार्ट आप लेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा, यानी 21 इक्वल टू आएगा, ये 8a हो जाएगा, 8a प्लस 2b प्लस c, यानी ये क्वेश्चन नंबर आपके पास थर्ड बन गया। ये क्या बन गया, क्वेश्चन नंबर आपके पास थर्ड बन गया। अब देखें आगे क्या दिया है। अब एक इंटीग्रल फॉर्म में दिया हुआ है, इंटीग्रल फॉर्म में दिया हुआ है क्वेश्चन। इंटीग्रल फॉर्म में क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 0 से log 4, ये दिया हुआ है, देखें 0 से log 4 fx माइनस सी एक्स डी एक्स, fx माइनस सी एक्स डी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 39/2। अब इसको हम इंटीग्रेट कर दें। अब यहाँ पे fx की वैल्यू पुट कर दें। भाई fx कितना दिया है, fx दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 0 से log 4, fx की वैल्यू दिया हुआ है ae2x प्लस bex प्लस cx और माइनस cx, पूरे का ये dx इक्वल टू हो जाएगा 39/2। तो cx तो कैंसिल हो गए। अब इसको हम यहीं पे इंटीग्रेट कर दें। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा ae2x/2, ये हो जाएगा प्लस bex, और यहाँ लगा दें लिमिट। लिमिट क्या दिया है, 0 से log 4, ये इक्वल टू आ गया आपका 39/2। अब इसको हम सॉल्व करें, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a/2 e 2 log 4 प्लस be log 4 पूरा, और माइनस 0 पुट कर दें। 0 पुट करेंगे तो e के बराबर 0 हो जाएगा 1, मतलब हो जाएगा a/2 और प्लस b, ये इक्वल हो जाएगा 39/2। अब ये देखो log 2 करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा a/2 e log 4, इसके मतलब हो जाएगा 16 प्लस ये हो जाएगा आपका b, और ये फिर से आपका 4 बन गया, ये तो हो जाएगा 4b माइनस a/2 माइनस b इक्वल टू आ गया ये 39/2। अब यहाँ देखें पूरी वैल्यू कितनी हो गई, ये पूरी वैल्यू फिर से 16 हो गई, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16a/2 प्लस 4b माइनस a/2 माइनस b इक्वल हो जाएगा 39/2। अब देखें भाई यहाँ पे सॉल्व करना तो हो जाएगा 8a प्लस ये हो जाएगा 3b माइनस a/2 इक्वल टू 39/2। अब 8a माइनस a/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 15a/2 प्लस 3b इक्वल टू 39/2। अब देखें भाई ये क्वेश्चन नंबर आपका आ गया, एक क्वेश्चन नंबर हो गया 4th। अब आप क्या करेंगे, सेकेंड थर्ड फोर्थ को आपस में सॉल्व कर लो। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं भाई, फ्रॉम सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। देखें सेकेंड क्या है, सेकेंड आपका ये हो गया, ये a प्लस बी इक्वल टू -1, ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 8a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 21, और थर्ड दिया हुआ है 15a/2 प्लस 3b इक्वल 39/2। यानी आप 2 और 4 को सॉल्व करके a और b निकालें, और a और b की वैल्यू थर्ड में पुट कर दो तो वैल्यू c मिल जाएगा। आप सॉल्व करें तो आपको मिलेगा a इक्वल टू 5, b इक्वल टू -6 और c मिल जाएगा आपको -7। ये a b c की वैल्यू को आप पुट कर दें, क्योंकि पूछा क्या है, पूछा है मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस c निकालो। तो ये हो जाएगा आपका 5 -6 और -7, यानी ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 13 और ये हो गया मतलब 8 आएगा। तो आंसर कितना आएगा, इसका आंसर 8 आना चाहिए। देखें भाई ऑप्शन क्या दिया है, 8 दिया है 4, यानी आपका जो 12th का आंसर क्या होगा, 4, दैट इज 8। क्वेश्चन नंबर 13, लेट लाइन L1
आई माइनस जे प्लस टू के प्लस लेमडा आई माइनस जे प्लस टू के एन एल टू जे माइनस के प्लस म्यू 3i प्लस जे प्लस पी के एंड L3 एक लाइन और दिया हुआ है R इक्वल टू डेल ये Li प्लस एम जे प्लस एन के का फॉर्म दिया हुआ है जहाँ पे डेल जो है बिलोंग्स टू R है। अब यहाँ दिया हुआ है बी थ्री लाइन सच दैट L1 एंड परपेंडिकुलर टू L2 और L3 इज परपेंडिकुलर टू बोथ L1 एंड L2। तो पहला केस दिया हुआ है कि L1 जो है वो L2 के परपेंडिकुलर है, यानी यहाँ पे दिया हुआ है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। जब L1 L2 परपेंडिकुलर हैं तो उसके जो डायरेक्शन रेशोस L1 के हैं और L2 के हैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखें ज़रा पहले डायरेक्शन रेशो ऑफ L1 ये कितना जाएगा, ये हो जाएगा आपका डायरेक्शन रेशो L1 का हो जाएगा ये 1 -1 एंड 2। फिर देखें डायरेक्शन रेशोस ऑफ L2 ये हो जाएगा 3 1 और P। तो यहाँ पे जब दोनों L1 L2 परपेंडिकुलर हैं तो इनका जो डायरेक्शन रेशो का जो डॉट प्रोडक्ट है यदि हम इसको B1 मान लें और इसको यदि हम B2 मान लें तो क्या हो जाएगा, ये B1 डॉट B2 दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू P इक्वल टू 0। तो 3 -1 प्लस 2P इक्वल 0, तो 2 प्लस 2P इक्वल टू 0। इसका मतलब आपके पास P कितना आ गया, P की वैल्यू आ गई आपकी -1 आ गई। अब देखें अगली कंडीशन क्या है। अगली कंडीशन आपके पास दी गई है L3 क्या दिया, L3 इज परपेंडिकुलर टू बोथ L1 एंड L2। तो L3 परपेंडिकुलर है L1 और L2 के, मतलब L3 कितना दिया है, L3 दिया हुआ है आपके पास R इक्वल टू डेल Li प्लस एम जे प्लस एन के, यानी ये आपके एलिमेंट जो है उसके डायरेक्शन रेशोस हैं। तो जब L3 इज परपेंडिकुलर टू क्या दिया हुआ है भाई, यहाँ पे दिया हुआ है L3 परपेंडिकुलर टू L1 भी दिया हुआ है और L3 परपेंडिकुलर टू L2 भी दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि L3 जो है उसके डायरेक्शन रेशोस क्या हो जाएंगे, ये क्रॉस B1 क्रॉस B2 के, ये दोनों का आपके पास B1 क्रॉस B2 के पैरेलल चल जाएगा। तो हम पहले इसके डायरेक्शन रेशो निकाल लें। तो देखें ज़रा डायरेक्शन रेशोस ऑफ L3 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा B1 क्रॉस B2 हो जाएगा। तो B1 क्रॉस B2 के लिए हम क्या करें, पहले I J के B1 क्रॉस B2 निकाल लें। ये कितना दिया है, ये दिया है 1 -1 और ये है 2 और इसका दिया हुआ 3 1 और ये P। अब P आपने निकाल लिया है, P कितना दिया है, P दिया है इक्वल टू -1। तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका I J के 1 -1 2 3 1 और ये -1। अब इसको यदि हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू I, ये कितना हो जाएगा भाई 1 -2 -j, ये हो जाएगा -1 -6 और प्लस k, ये हो जाएगा 1 + 3। तो ये इक्वल टू आ गया -I प्लस 7j और प्लस कितना आ गया, ये 4k आ गया। तो ये डायरेक्शन रेशो किसके आ गए, ये आ गए डायरेक्शन रेशो किसके, L3 के आ गए। लेकिन आपके पास जो L3 का इक्वेशन दिया हुआ है, L3 का इक्वेशन क्या दिया है, L3 का इक्वेशन आपके पास दिया हुआ है R इक्वल टू डेल, ये दिया हुआ आपके पास Li प्लस mj प्लस nk। इसका मतलब ये हुआ कि L के प्लेस में आ रहा -1, तो हम ये बोल सकते हैं इससे कंक्लूड ये निकाल सकते हैं कि माइनस, इसको देख कर कंपेयर करें तो बोल सकते हैं -डेल 7 डेल और 4 डेल, ये mn की वैल्यू आ गई। ये जो है विल लाई ऑन L3, ये कहाँ लाई करेगा, L3 में लाई करेगा। और L3 में लाई करने के लिए जो ऑप्शन दिए गए हैं उस ऑप्शन को आप चेक करें। तो यदि हम यहाँ पे यदि यहाँ पे हम
डेल इक्वल टू 1 पुट कर दें तो आपके पास पॉइंट क्या हो रहा है, ये हो रहा है -1, 7 और 4, जो एक ऑप्शन आपके पास गिवन है। देखें भाई, -1, 7, 4 मतलब ऑप्शन आपका ए आ रहा है। तो ये पॉइंट है जहाँ से L3 से ये L3 जो है वो इस पॉइंट से पास होगी। क्वेश्चन 14, लेट a and b with real constant such that the function x² + 3x + a when x less than equal to 1 और bx + 2 when x greater than 1 be डिफेंसिबल। ये क्या दिया, डिफेंसिबल दिया है। तो आपको मालूम है कि भाई आपके पास a और b दो अननोन वेरिएबल निकालना है, तो यदि ये फंक्शन डिफेंसिबल दिया है तो वो ज़रूर कंटिन्यूस होगा। तो इसका कॉन्सेप्ट यही है इस क्वेश्चन का कि हम पहले कंटिन्यूटी चेक कर लें 1 में और फिर डिफिनिटी चेक कर लें 1 में। तो विल हैव 2 इक्वेशंस, दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास ए और बी वैल्यू मिल जाएगा और फिर उसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इफ़ एफ एक्स इज डिफेंसिबल सो इट शुड बी कंटिन्यूस। तो ये हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूस। कहाँ पे होगा, एट x = 1। तो हम पहले कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। तो कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो वही क्या होगा, पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले लें। तो ये हो जाएगा आपका भाई राइट हैंड लिमिट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल वेल डिफाइंड फंक्शन। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f(x) इक्वल टू वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब ये हो गया आपके पास f1 हो गया। तो देखें यहाँ पे ये आपका हो गया राइट हैंड लिमिट, यहाँ हो गई आपकी ये लेफ्ट हैंड लिमिट। तो अब देखें यहाँ पे फंक्शन क्या डिफाइन है। अब यहाँ पे फंक्शन हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। डायरेक्ट फंक्शन डिफाइन है भाई, 1 पॉजिटिव मतलब 1 से ग्रेटर, मतलब ये फंक्शन हो जाएगा राइट हैंड के लिए। तो ये यहाँ पे हो जाएगा bx + 2 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव मतलब 1 से लेस, तो 1 से लेस के लिए ये फंक्शन दिया हुआ है x² + 3x + a। तो यहाँ पे हो जाएगा ये x², ये क्या हो जाएगा भाई आपका x² हो गया, ये हो गया x² + 3x + a। अब यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b + 2 इक्वल टू ये हो जाएगा x², x के प्लेस में हम पुट कर देंगे वैल्यू। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 + 3 + a। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया भाई, ये आ गया आपके पास। तो ये हो गया b + 2 इक्वल टू आ गया ये 4 + a, यानी आपके पास इक्वेशन मिल जाएगा a - b - 2 = 0। ये आपका पहला इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे बोल रहा है डिफेंसिबल भी है, तो हम डिफेंसिबिलिटी चेक कर लें। तो डिफेंसिबिलिटी चेक करने के लिए हम पहले इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दें। पहले f(x) निकाल लें भाई, a और b तो मिला नहीं अभी, तो डायरेक्ट हम इसको डिफरेंशिएट कर दें, f'(x) निकाल लें। देखो f'(x) कितना हो जाएगा, डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये हो जाएगा x² + 3x + a, यानी हो जाएगा 2x + 3। ये हो जाएगा आपका 2x + 3 जब x क्या है, x लेस इक्वल टू 1 है। और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यह जाएगा सिर्फ b। तो यहाँ जाएगा b व्हेन x ग्रेटर देन 1। तो यहाँ डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लें तो ये डाउटफुल पॉइंट 1 दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लगा दें कि डायरेक्ट यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यानी लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f'(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, ये हो जाएगा f'(x). ये कहलाएगा आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और ये कहलाएगा आपका राइट हैंड डेरिवेटिव। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f'(x), यानी आपका ये नेगेटिव है तो ये हो जाएगा आपका 2x + 3 और इक्वल टू यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। तो यहाँ पे कांस्टेंट मिल रहा है सिर्फ b। तो डायरेक्ट सॉल्व कर लें भाई, तो ये हो जाएगा आपका 2 + 3 इक्वल टू b। इसका मतलब b कितना मिल गया, b इक्वल टू 5 मिल गया। तो देखें जब b 5 मिल गया तो हम क्या निकाल लें फ्रॉम 1 से। तो यहाँ पे हम b इक्वल टू 5 पुट कर दें तो a - 5 - 2 = 0, मतलब a कितना आ गया, 7 आ गया।
अब ये b इक्वल टू आ गया 5 और a इक्वल टू 7। तो अब देखें आपका f(x) क्या मिल जाएगा। अब आपका जो f(x) है यहाँ से f(x) लिख लें कि f(x) इक्वल टू हो जाएगा आपका, यहाँ पे इक्वेशन मिलेगा b + 2 इक्वल टू 4 + a, तो ये हो जाएगा आपका +2 और b इक्वल टू 5 करेंगे तो a इक्वल टू मिल जाएगा आपको 3। देखिए यहाँ मिस्टेक हो गई भाई, एक तो यहाँ पे a इक्वल टू कितना मिल जाएगा, ये a इक्वल टू हो जाएगा आपको 3। इसका मतलब ये इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, a इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर दो। क्या बोल रहा है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बोल रहा है -2 से 1, और तो -2 से आपके पास 2 बोल रहा है 2f(x), तो हमें इसमें ब्रेकिंग पॉइंट क्या मिला, आपके पास 1 मिला है। तो हमें क्या ब्रेक करना पड़ेगा भाई, -2 से जाना पड़ेगा 1। तो -2 से 1 में क्या फंक्शन आ जाएगा, ये हो जाएगा x² + 3x + 3 × dx, और प्लस हो जाएगा फिर ये आ जाएगा आपका 1 से 2। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1 से 2 में क्या आएगा, ये हो जाएगा 5x + 2 × dx। अब यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x³ / 3 + 3x² / 2 + 3x, यहाँ लगाएंगे लिमिट हो जाएगी -2 से 1, और फिर +1 ये हो जाएगा 5x² / 2 और +2x, यहाँ लगाएंगे लिमिट तो हो जाएगा ये 1 से 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लें, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 + 3/2 और ये +3 माइनस ये हो जाएगा आपका -8/3 + 6 और ये हो जाएगा -6, और फिर प्लस हो जाएगा ये यहाँ करेंगे तो आएगा ये 10, ये हो जाएगा 1 यानी 2 4 20 मतलब 10, ये 10 + 4 और फिर हो जाएगा -5/2 हो जाएगा -2। अब यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/2 मतलब हो जाएगा 6, और ये जाएगा +3/2 और ये जाएगा +12 और -5/2। तो कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, टोटल आएगा आपका 17। सॉल्व करने के बाद देखो आंसर 17 मिलेगा इसका, तो ये 17 है, इसका मतलब ये 14 का आंसर क्या आएगा, 17 आएगा। क्वेश्चन 15, लेट f such that r tends to 0, r be the function satisfying f(x)/y इक्वल टू f(x)/fy। यानी एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है f(x)/y इक्वल टू f(x)/fy का फॉर्म दिया हुआ है, जहाँ पे xy और fy नॉट इक्वल 0 है, f'1 दिया हुआ है 2 0 2 4। आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म करना है। तो देखिए यहाँ पे हम इसको फर्स्ट प्रिंसिपल लेके चलते हैं। आपको मालूम है कि f' क्या होगा, f' होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x + h माइनस f(x)/h। अब यहाँ पे देखें आप, अब आपको ये डिवीज़न फॉर्म में लाना है, x/y f(x)/fy का फॉर्म ला करके हमको f(x)/y का फॉर्म लाना है। तो इस फॉर्म में लाने के लिए यहाँ से हम f(x) कॉमन ले लें। देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, ये थोड़ा ध्यान से देखें, इसको अरेंज करते आना चाहिए। यहाँ से हमने क्या किया, f(x) ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बच गया, ये बच गया f(x + h)/f(x), ये हो गया -1, और बाई कितना आ गया, ये बाई इक्वल टू हो गया h हो गया। अब देखें भाई आपके पास, अब ये जो डिफ़ाइन किया हुआ है कि यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि f(x)/y f(x)/fy हो रहा है, तो ये पूरा फॉर्म भी तो f(x)/fy के फॉर्म में है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 ये f(x), और ये हो जाएगा आपका f(x + h)/x के फॉर्म में मिल जाएगा -1, और बाई कितना हो गया, ये h हो गया। ये स्टेप क्लियर है भाई आप लोग को, ये क्लियर हुआ। तो f(x) ये 1 का फॉर्म मिल गया। अब यहाँ पे ये -1 है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 ये हो गया f(x), और ये क्या बन गया, यहाँ हो गया ये f, इसको लिख सकते हैं हम सेपरेट कर दें x/x और h/x, तो ये हो जाएगा 1 +
एच अपॉन एक्स माइनस 1 बाई कितना हो गया, ये बाई एच हो गया। अब यहाँ पे देखें कि आपके पास यहाँ पे यदि दिया हुआ है कि एफ एक्स अपॉन वाई इक्वल टू एफ एक्स अपॉन एफ वाई होता है। यदि यहाँ पे हम x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 पुट कर दें तो ये हो गया f1 इक्वल टू f1 अपॉन f1, यानी यहाँ पे मिल गया आपके पास f1 कितना मिल गया, 1 मिल गया। तो ये f1 इक्वल टू 1 का यूज़ हम करें तो f1 इक्वल टू 1 का यदि हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखें ज़रा क्या आ सकता है। यहाँ पे ये 1 के प्लेस पे हम f1 ले सकते हैं, यानी ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 fx, ये हो गया f1 प्लस h बाई एक्स माइनस यहाँ पे लिख दिया हमने, ये f1 लिख दिया अपॉन h। अब देख रहे हैं यहाँ पे कि h बाई एक्स का फॉर्म है, तो यहाँ भी हम मल्टीप्लाई डिवाइडिंग बाई x और x कर दें। तो ये देख रहे हैं भाई, ये पार्ट बताओ ये कितना हो गया टोटल। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये पूरा लिमिट h टेंड 0 के साथ ये क्या मिल गया आपके पास, ये मिल गया, ये क्या चल रहा है, एफ डैश एक्स चल रहा है। एफ डैश एक्स इक्वल टू मिल गया ये एफ एक्स, ये हो गया एफ डैश 1 अपॉन कितना हो गया, एक्स हो गया। ये क्या मिल गया आपको, एफ डैश 1 की वैल्यू मिल गई। क्योंकि भाई आपके पास यहाँ पे एफ एक्स प्लस एच है, भाई आपके पास यदि एफ डैश एक्स क्या होता है, एफ डैश एक्स होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, अपॉन यहाँ पे एच हो गया। अब यदि यहाँ पे हम x इक्वल टू 1 पुट कर दें तो एफ डैश 1 कितना हो जाएगा, एफ डैश 1 हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 1 प्लस एच माइनस f1 बाय h हो गया। अब यदि यहाँ पे आपके पास बाई एक्स होगा तो यहाँ भी बाई एक्स होना चाहिए, तभी एफ डैश 1 होगा। तो वही कॉन्सेप्ट लाने के लिए हमने क्या किया, एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ 1 बाई एक्स हो गया। अब यहाँ पे हम इसको क्या लिख दें भाई, यहाँ पे अब यहाँ पे आप एफ डैश 1 की वैल्यू दी गई है, एफ डैश 1 कितना दिया है, एफ डैश 1 दिया है 2024, तो यहाँ पुट कर दें इसको, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू 2024 बाय एक्स हो गया ये। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा x इंटू एफ डैश एक्स इक्वल टू 2024 इंटू एफ एक्स, और इसको पूरा फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा x एफ डैश एक्स माइनस 2024 एफ एक्स इक्वल टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया और ऑप्शन इसी फॉर्म में कुछ दिए गए हैं, चेक कर लेते हैं भाई। x एफ डैश एक्स माइनस x एफ डैश एक्स माइनस 2024 एफ एक्स इक्वल 0, मतलब इसका आंसर 1 आ रहा है। 15 का आंसर क्या आ गया आपका, 1 आ गया। ठीक है भाई, तो हमने इस वीडियो में इस लेक्चर में आपको 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। अगली वीडियो में हम आपको 16 से लेकर के 30 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।